तो देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज देश देगा उनको जवाब जो नहीं चाहते पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज। आज कोई विपक्षी नेता ये नहीं कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपने ही देश में, अपने ही शहर में शोभा यात्रा ना निकालने देना, उनके साथ अन्याय हो गया है ना। माइनॉरिटी राइट्स वाले पता नहीं किस बिल में छिप गए। ऊपर से पोजीशन लेकर गोलियां चलाई गई, पत्थर बरसाए गए, इस तरह के दावे। कितने सारे पत्थर वहां पहुंचे कैसे होंगे? ये कुछ मिनटों का काम तो हो सकता है क्या? या फिर जैसे दिल्ली दंगों के दौरान योजना के तहत छतों पर पत्थर रखे जाने की बात सामने आई, दिल्ली में तो गुलेले रख दी थी, वैसे ही कुछ नूह में भी क्या हुआ है। तो जब पत्थर फेंका जाता है तो वो ये नहीं देखता कि किस पर लैंड होगा, चाहे हिंदू पर हो, चाहे मुसलमान पर हो, चाहे किसी की गाड़ी पर हो, चाहे किसी की दुकान पर हो, वो नुकसान करता है। पत्थर फेंकना ये कानून के खिलाफ है, कानून के निजाम के खिलाफ है। किसी न्यूज चैनल के एंकर अगर जनता को और देश की सरकार को ये कह रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, तो उसमें लेफ्ट लॉबी क्यों लोगों को भड़का रही है? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या विजुअलाइजेशन चल रही है उनके दिमाग के अंदर? ये उनकी बीमारी है, एंकर की नहीं। देखिए, आज जब मैं स्टूडियो में आ रहा था ना, तो मुझे रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ मिला। फिर मैंने सोचा, देखिए इस पत्थर का तो कोई धर्म नहीं होता। ये जो पत्थर है ये ना हिंदू है ना मुसलमान है। ये पत्थर ना सेकुलर है ना कम्युनल है। मतलब ये चलेगा तो चोट हिंदू को भी लगेगी, चोट मुसलमान को भी लगेगी। और ये पत्थर के बाद जो दंगे होंगे उसमें हिंदुओं की भी मौत हो सकती है, मुसलमानों की भी मौत हो सकती है। जो नूह मामले में हुआ, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ये पत्थर का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन कुछ लोग हैं जो पत्थरबाजी के परमानेंट इलाज की बात करने पर इस पत्थर का धर्म ढूंढ रहे हैं। ये लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एक समुदाय को इस पत्थर से जोड़ रहे हैं। आज उन्हीं को जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हुआ ये आप जानते हैं। वैसे शुरुआत एक कविता से करते हैं। कवि दुष्यंत कुमार की एक मशहूर पंक्तियां हैं, आपको याद होगा कि सुनी होंगी आपने, कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कि अगर हालात बदलने हैं या उसकी कोशिश करनी है तो शिद्दत के साथ की जाए तो हालात बदल ही जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं हमारे बीच कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हाथों में पत्थर लेकर हालात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सुराख करते हैं लेकिन देश की संप्रभुता में सुराख करते हैं और देश की अखंडता, एकता, अखंडता को खंड खंड करने का प्रयास करते हैं। कैसे पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज या कहें पत्थरबाजी का स्थायी समाधान नहीं होना चाहिए। क्या गलत कह दिया हम लोगों ने? मतलब क्या हमने गलत विचार रखा था कि पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज हो, जैसा कश्मीर में हुआ, पत्थरबाजी मुक्त इंडिया होना चाहिए। हर कोई चाहता है भाई, समाज का हर वर्ग चाहता है, हिंदू भी चाहते हैं, मुसलमान भी चाहते हैं कि पत्थरबाजी बंद हो, सबका नुकसान होता है। परमानेंट इलाज, फिर वो चाहे देखिए किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। और जो लोग पत्थरबाजों के इस परमानेंट इलाज के विचार के विरोध में हैं, क्या उनकी वैचारिक पत्थरी का इलाज नहीं होना चाहिए? वैचारिक पत्थरी। आज हम उन तमाम भूतपूर्व पत्रकारों और कथित बुद्धिजीवियों और समाज के उन कथित बड़े पत्रकारों को आज जवाब देंगे जिन्हें YouTube पर रोजगार तो मिल गया, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं, ये लोग नहीं चाहते कि आपके और हमारे बच्चों के पास भी ना रोजगार हो। शायद ये लोग चाहते हैं कि समाज के एक बड़े वर्ग के हाथ में ना सिर्फ ये पत्थर हो, उन्हें पत्थरबाजी में ना शायद ट्रेन किया जाए, दंगे फैलाने की डिग्रियां बांटी जाएं, गोलियां और पत्थर बरसाने की मान्यता दे दी जाए ना। परमानेंट इलाज क्यों करना है? मान्यता दे दी जाए। फिर इनके हाथों से क्या क्या स्क्रिप्ट क्या है? फिर इनके हाथों से बरसे पत्थरों में ये चुन चुन कर पत्थरों का धर्म ढूंढे और खुलेआम पत्थरबाजी का समर्थन करके, पत्थरबाजी के परमानेंट इलाज का विरोध करके आखिर में YouTube पर मुस्कुराते हुए कहें, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यही होता है ना। इन भूतपूर्व मेन स्ट्रीम पत्रकारों में से कई ना अब YouTube का रुख कर चुके हैं।
कईयों की दुकान चल पड़ी है, चलनी चाहिए, देखिए खरीदार तो हर सामान को मिल जाते हैं ना, अब संभवतः इन्हें भी मिल गए हैं। और देश के लिए हर गंभीर मुद्दा इनके लिए सिर्फ और सिर्फ लाइक्स बटोरने का जरिया बन गया है। एक किस्म का आप नशा कह लीजिए, इतना हावी हो जाता है कि ये लोग इस पत्थर का भी धर्म ढूंढते हैं। इनकी सोच पर इस कदर ऐसे पत्थर पड़ गए हैं कि ये लोग पत्थरबाजों के परमानेंट इलाज का भी ना ये विरोध करने लगे हैं। देखिए, परमानेंट इलाज के विचार में इन्हें ना हिटलर का फाइनल सॉल्यूशन नजर आने लगा है। मेरे पत्थरबाजी के परमानेंट इलाज, हमने लिखा कितने पत्थरबाज कब होगा परमानेंट इलाज। मेरे पत्थरबाजी के परमानेंट इलाज को इन्होंने फाइनल सॉल्यूशन से जोड़ दिया। अब इसका अनुवाद भी अगर आप करें, जो मैंने कहा था कि परमानेंट जो सॉल्यूशन की बात जो की गई थी, उसको इन्होंने फाइनल सॉल्यूशन से जोड़ दिया। हिटलर की याद दिलाई जाने लगी। लेकिन किसी को भी हिंदी का ठीक ठाक ज्ञान भी होगा ना, तो आपको बता सकता है कि परमानेंट इलाज की इंग्लिश होगी क्या होगी? परमानेंट ट्रीटमेंट, इलाज, ना कि फाइनल सॉल्यूशन। और एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरे इकोसिस्टम की नजर में हमने पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज की मांग रखकर जैसे ना कोई अपराध कर दिया है। मतलब चलते रहने दीजिए पत्थर, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि हमने मांग कर दी कि पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज होना चाहिए। अच्छा चलिए आप बताइए, आपसे सवाल है, क्या भारत में पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज नहीं होना चाहिए? आजादी होनी चाहिए पत्थरबाजी की। क्या ये लोग चाहते हैं कि त्योहारों, जुलूसों, हर धर्म के त्योहारों, जुलूसों पर पत्थर चलते रहें? पत्थरबाजों के स्थायी समाधान का विरोध करके कुछ लोगों की लाइक्स की लॉटरी निकलती रहे? क्या भारत में किसी को पत्थरबाजों से सहानुभूति हो सकती है क्या? हाँ, हुई थी कश्मीर में, जब उनको भटका हुआ बता दिया जाता था। जब वहां पर पत्थरबाजों पर एक्शन होता था तो वहां के कुछ नेता कहते थे भटके हुए हैं। हो सकते हैं वैसे सहानुभूति। कोई है जो नहीं चाहता है कि भारत पत्थरबाजी मुक्त इंडिया बने, मतलब भारत पत्थरबाजी मुक्त बने। जब जब त्योहार तब तब पत्थरमार वाली बीमारी का परमानेंट इलाज का देश के हम 140 करोड़ लोग नहीं चाहते हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। मैंने बताया ये पत्थर हिंदू के लिए भी उतना खतरनाक, मुसलमान के लिए भी उतना खतरनाक। आज एक सवाल इसलिए बार बार है कि ये पत्थरबाज वाली बीमारी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते भारत को मुश्किलों में नहीं डालती है क्या? मतलब कोई चाहेगा, आपसे संवाद है मेरा, कोई चाहेगा कि पत्थरबाजी होती रहे? हाँ, कुछ लोग चाहते हैं शायद पत्थरबाजी ना थमे, किसी के धार्मिक जुलूस पर, कभी किसी गली मोहल्ले से यात्रा गुजरने पर, या कभी किसी के उकसावे पर पत्थरबाजी होती रहे। परमानेंट इलाज मत करिए भाई उसका। कोई चाहेगा ऐसा? शायद कोई नहीं। हर कोई चाहेगा कि इसका परमानेंट इलाज हो, पत्थरबाजी मुक्त इंडिया बने, भारत को हमेशा हमेशा के लिए पत्थरबाजी से आजादी मिले, जैसा कश्मीर के साथ हुआ है ना वहां परमानेंट इलाज, जहां पत्थरबाजी की घटनाएं अब ना के बराबर हैं। जब कश्मीर से वैसा स्थायी इलाज की खबर आ सकती है, वहां पर ऐसा स्थायी इलाज हो सकता है, तो देश में क्यों नहीं? बस यही सवाल पूछने पर देश के कुछ दरबारी पत्रकार टर्न्ड यूट्यूबर्स को बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ कि उन्होंने पत्थरबाजी में भी धर्म तलाशने की कोशिश शुरू कर दी। देश नहीं झुकने देंगे में परसों हमने पत्थरबाजों के परमानेंट इलाज का विचार रखा था, लेकिन इस विचार ने कई लोगों को इतना उद्वेलित किया कि वो लोग सोशल मीडिया पर मेरे शो, मेरे संस्थान की वैचारिक लिंचिंग करने लगे, मुझे नौकरी से निकालने की मांग करने लगे। देखिए, अगर मेरे नौकरी से निकलने से पत्थरबाजी बंद हो जाती है ना, तो निकाल दीजिए, कल छोड़ दूंगा अगर पत्थरबाजी बंद होती है। लेकिन वैचारिक पत्थरबाजी हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि भारत के किसी राज्य में, किसी शहर में, किसी भी गली मोहल्ले में, किसी पर भी सांप्रदायिक कट्टर पत्थर चले। मैंने पूरे शो में किसी भी समुदाय का नाम नहीं लिया। मैंने नहीं कहा कि पत्थर चलाने वाले हिंदू थे या मुसलमान, मैंने नहीं कहा कि पत्थर पहले हिंदुओं की तरफ से चले या मुसलमानों की तरफ से। मैंने कहा पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज कर दीजिए भैया, बस बात खत्म। लेकिन इन लोगों ने उसमें अपने अपने नजरिए से धर्म ढूंढ लिया, पत्थरबाजी को एक धर्म से जोड़ दिया, पत्थरबाजी का धर्म ढूंढा इन लोगों ने, पत्थरबाजी को भी हिंदू मुसलमान बना दिया। अभी सोचिए ना, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में हुए शूट आउट को बीच में लाकर और उसमें मारे गए लोगों के धर्म को मुद्दा बनाकर इन्होंने एक लेजिटिमेट सवाल को पटरी से उतारने की कोशिश की।
लेकिन इनकी ये कोशिश इसलिए सफल नहीं होगी क्योंकि जो इस बीमारी का परमानेंट इलाज चाहते हैं वो पूरी तरह से हमारे विचार के साथ हैं। तो जब पत्थर फेंका जाता है तो वो ये नहीं देखता कि किस पर लैंड होगा, चाहे हिंदू पर हो, चाहे मुसलमान पर हो, चाहे किसी की गाड़ी पर हो, चाहे किसी की दुकान पर हो, वो नुकसान करता है। पत्थर फेंकना ये कानून के खिलाफ है, कानून के निजाम के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ये पत्थर या पुलिस के खिलाफ फेंका जा रहा है या कश्मीर में एक समय पर आर्म फोर्सेस के खिलाफ फेंका जाता था। इसीलिए ये पत्थर कोई सेकुलर और कम्युनल पत्थर नहीं होता और इसी आधार पर पत्थरबाज भी कोई सेकुलर पत्थरबाज और कम्युनल पत्थरबाज नहीं होता। पत्थरबाजों का कोई धर्म नहीं होता, ना पत्थर का कोई धर्म होता है। परंतु आज जिस प्रकार से जब एक पत्रकार अमन चोपड़ा केवल इतना कहते हैं कि जो दंगे करते हैं, जो कानून को हाथ में लेते हैं, जो पत्थर फेंक देते हैं, जो पत्थर से हमला करते हैं, पुलिस वालों पर हमला करते हैं, सिर फोड़ देते हैं, चोट मारते हैं, पुलिस वालों को जख्मी करते हैं, उन पत्थरबाजों पर चाहे वो कोई भी हो, उन पर इलाज होना चाहिए, कानून से, कानूनी तरीके से उनका परमानेंट इलाज होना चाहिए। तो पूरे के पूरे यूट्यूब जमात में, इन कांग्रेस के इकोसिस्टम में हड़कंप मच जाता है। बताइए कि क्या कानून का काम अपराधियों का, दोषियों का, जो कानून को तोड़ते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, उनका इलाज करना नहीं होता? दंगों का परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, तो इसमें क्या गलत बात है? क्या दंगों का परमानेंट सोल्यूशन नहीं होना चाहिए या दंगे होते रहने चाहिए? क्या समुदाय, अलग अलग समुदायों के लिए अलग कानून होने चाहिए या देश के कानून के हिसाब से चलना चाहिए? कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी होती थी, वो तकरीबन परमानेंट सोल्यूशन उसका हो गया। जब इच्छा शक्ति होती है प्रदेश की या देश की जो लीडरशिप है उसमें, तो परमानेंट सोल्यूशन निकलता है। एंकर, किसी न्यूज चैनल के एंकर अगर जनता को और देश की सरकार को ये कह रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, तो उसमें लेफ्ट लॉबी क्यों लोगों को भड़का रही है? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या विजुअलाइजेशन चल रही है उनके दिमाग के अंदर? ये उनकी बीमारी है, एंकर की नहीं। इलाज जरूर होना चाहिए, जिस तरह से कश्मीर में इसका परमानेंट इलाज किया गया। इसको कौन फाइनेंस करता है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, इसके पीछे कौन लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये मुश्किल नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। जिस तरह कश्मीर में टेरर फाइनेंसिंग और पत्थर फेंकवाने वालों को आइडेंटिफाई किया, इसी तरह जैसे कल हरियाणा में मेवाड़ में हुआ, कौन लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, उनको कैमरास में उनका आया हुआ है। फेसबुक पे जो भड़का रहे थे, भड़काऊ बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। पत्थरबाजी, आगजनी और जिस तरीके की गुंडागर्दी पिछले 36 घंटों में दिखाई पड़ी है, उस पे पूरी तरीके से नियंत्रण होना चाहिए। अगर कश्मीर में नियंत्रित की जा सकती है तो नूह और अन्य स्थानों पे भी नियंत्रित की जा सकती है। टेक्नोलॉजी ने हमें यह सुविधा दे दी है कि ड्रोन के माध्यम से हम छतों का सर्वे कर सकते हैं, जहां पर पत्थर, बालू, मिर्ची मिली हुई, गुलेल, एसिड बॉम्ब्स, मोलोटोव कॉकटेल और अन्य आपत्तिजनक चीजें रखी जाती हैं। बल्कि जहां पर भी ऐसे संवेदनशील प्रकरणों में जुलूस निकाले जाते हैं, वहां पर भी यह सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रत्येक छत की तलाशी होनी चाहिए और छतों पर लाठी से ड्यूटी लगनी चाहिए, जिससे कि जिन छतों से पत्थर और गोलीबाजी हुई है उसके ऊपर प्रभावी नियंत्रण रहे। अब देखिए, बावजूद इसके ये वर्ग जो है, पूरा वर्ग भड़का हुआ है। सही बात है भाई, पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज करने की क्या जरूरत है? अगर इनकी चले, ऐसा करते हैं पत्थरबाजों के हाथ में ना गुलाब का फूल देकर उन्हें समझाने की जरूरत है शायद। वो मुन्ना भाई वाली एक जादू की जप्पी दे दो पत्थरबाजों को, दुलारा जाना चाहिए। पत्थर ही क्यों, हाथों में पेट्रोल बम, बंदूकें और तलवारें भी दे दो तो भी इनका सत्कार करना चाहिए। परमानेंट इलाज की क्या जरूरत है? नहीं, क्योंकि ये लोग देश को नुकसान थोड़ी ना पहुंचा रहे हैं। ये तो संविधान से मिली आजादी का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। 2-4 पत्थर किसी धार्मिक जुलूस पर फेंक भी दिए, बरसा भी दिए, तो फिर परमानेंट इलाज की बात क्यों भाई? 2-4 लोगों के सिर फूट भी जाएं तो क्या, 2-4 की मौत भी हो जाए तो क्या हुआ? मोहब्बत की दुकान की छत पर चढ़कर 2-4 पत्थर चला भी दे तो क्या? आप पत्थरबाजों को कुछ मत कहिएगा, क्योंकि आप जैसे ही इनके परमानेंट इलाज की बात करेंगे, देश का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। आपका सर खतरे में आ जाए तो चलेगा, आपके घर में आ जाए तो चलेगा, पर इकोसिस्टम का सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आना चाहिए। देखिए, जो लोग वैचारिक पत्थरी से ग्रस्त है ना, वैचारिक पत्थरी है और कुछ नहीं है, उनसे एक और संवाद, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहते हैं। ये बताइए कि अगर भगवान ना करे भाई, इनमें से किसी को सच में या किसी को भी पत्थरी हो जाए
तो वो उस पत्थरी का परमानेंट इलाज नहीं कराएंगे क्या? या फिर किडनी और गॉल ब्लैडर में मौजूद पत्थरों के सम्मान में दर्द सहते रहेंगे? संपूर्णतः पत्थरी का इलाज होगा ना। जो बात आपके दर्द पर लागू होती है वो देश के दर्द पर भी तो लागू होनी चाहिए ना। देश का सबसे बड़ा दर्द और सिरदर्द पत्थरबाजी। अब पत्थरों के सम्मान में पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज नहीं करें। अगर इन्हें अब भी देश के दर्द से कोई लेना देना नहीं है तो फिर ऐसे लोगों को नीरज, गुरसेव, अभिषेक, शक्ति, मोहम्मद साद और उस अज्ञात व्यक्ति के परिवार वालों के पास जाकर ना थोड़ी देर बैठना चाहिए, जिनकी मौत नूह दंगे में हुई, और उनके परिवार वालों से पूछना चाहिए कि क्या वो पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज नहीं चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम भी नहीं चाहेंगे। जिनके अपने चले गए, मोहम्मद साद, जिनके अभिषेक, जो तमाम लोग हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए, उनके परिवार वालों से जाकर कह दीजिए कि परमानेंट इलाज की बात गलत है भाई। पत्थरबाजी का परमानेंट इलाज नहीं होना चाहिए। है हिम्मत, आप हमें टारगेट कर रहे हैं, आप जाकर बात कर लीजिए उनसे। देखिए, हमें यकीन है कि दंगों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वाले इनसे कहेंगे कि पत्थरबाजी और पत्थरबाजी वाली सोच और मानसिकता का स्थायी इलाज बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे इकोसिस्टम ने अब तक ये नहीं होने दिया, और ये इकोसिस्टम चाहता है कि आगे भी इसका स्थायी इलाज ना हो। और अगर इलाज की अंग्रेजी ट्रीटमेंट होती है भाई साहब, सोल्यूशन नहीं होती है। आपकी जानकारी के लिए, इलाज शब्द का इस्तेमाल था, फाइनल सोल्यूशन दूर दूर तक नहीं था। आपकी अकल पर पत्थर पड़े हैं। अगर इलाज ढूंढने की कोशिश की जाए तो फिर पत्थरबाजी में धर्म का एंगल डालकर समाज को बांटने की कोशिश की जाए। कि कई लोग हैं जो पत्थरबाजी का धर्म ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी संभवतः सख्त संदेश देते हुए कहा है कि एक वर्ग के खिलाफ ऐसी बयानबाजियां ना की जाए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो। इसलिए आज हम पत्थरों में भी धर्म ढूंढने वालों से बहुत प्रेम पूर्वक कहना चाहते हैं कि बीमारी के इलाज का विरोध मत कीजिए, वरना जैसे रोग शरीर को खोखला कर देते हैं वैसे ही देश को तोड़ने की कोशिश देश को खोखला करती है। ये हिंसा, ये पत्थरबाजी ना, आप कह लीजिए, मैं कहता हूं कोरोना वायरस से भी डेंजरस है। अब ये कहने से भी लोगों को बुरा लग रहा होगा कि पत्थरबाजी को वायरस क्यों कह रहे हैं आप। मैं कहता हूं चलिए आइए फिर टारगेट करिए। ये पत्थरबाजी कोरोना वायरस से भी बुरी महामारी है। ये देश के लिए महामारी है, कोरोना वायरस से भी खतरनाक पत्थरबाजी। ये खतरनाक महामारी है। इसकी वैक्सीन आनी चाहिए, परमानेंट इलाज वाली, जिसका स्थायी समाधान सबको मिलकर ढूंढना चाहिए। क्योंकि आज भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां कानून की नहीं चलती। कश्मीर से तो धारा 370 खत्म हुई, लेकिन देश के कई इलाकों की हालत तो ऐसी है कि वहां पुलिस भी जाने से डरती है, कानून अपना काम नहीं कर पाता। और ऐसे इलाकों में हिंसा और दंगों का पूरा बारूद जमा करके रखा जाता है, जिसे भड़काने के लिए एक चिंगारी बहुत होती है। अब आपको बताते हैं कि यह चिंगारी भड़काई कैसे जाती है और कौन इसमें आग लगाता है। देखिए, नूह में हुई हिंसा पर आज का अपडेट यह है कि अब तक इस मामले में 41 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 116 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और हिंसा में जख्मी लोगों का आंकड़ा 60 लोगों तक पहुंच चुका है, और मरने वालों की संख्या 6 है। वैसे आपको बता दें, नूह में इंटरनेट बहाली को लेकर कल समीक्षा बैठक की जाएगी। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग कर दिखाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो कि हम इस देश में हिंदू यात्रा को चलने नहीं देंगे? ये तुम्हारी इस्लामिक जिहादी मानसिकता है क्या? अगर असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों। आतंकवादी मानसिकता के लोग छतों पर पहले से पत्थर इकट्ठे किए, गोली बारूद लेकर इकट्ठे रहे। ये दोनों पहलू जो हैं ये इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं कि इसमें आउटसाइडर्स भी थे या यहाँ पे लोकल लोग भी थे।
बार जिहादी लोगों ने तैयारी की थी। 700-800 की संख्या में वो इंतजार कर रहे थे। अवैध हथियार, बंदूकें थी। किसी भी प्रकार के फॉल्स रूमर्स जो खासकर सोशल मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पर आप बिलीव ना करें। अच्छा, वैसे जिस हम परमानेंट इलाज का बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, परमानेंट इलाज होना चाहिए पत्थरबाजी का। एक काम करते हैं, आपको भारत के मशहूर कॉमेडियन एक्टर जसपाल भट्टी के एक सीरियल का एक क्लिप आपको दिखाते हैं छोटा सा, जिसमें मजाक में परमानेंट इलाज का जिक्र है। आप एक क्लिप देखिए, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। सर एक्चुअली सारी गलती खुशीराम की थी। वो सब वीआईपी केसेस थे और खुशीराम ने वो फाइल्स आम फाइल्स में रख दी। और आम फाइल्स में तो आपको मालूम है सर, चूहे आम घूमते हैं। एक तो अपने देश के चूहे बड़े अनएजुकेटेड हैं, वीआईपीज़ की फाइलों को पहचानते ही नहीं। सर हमें इन चूहों का भी कोई ना कोई परमानेंट इलाज करना चाहिए। सर एक्चुअली सारी गलती खुशीराम की थी। वो सब वीआईपी केसेस थे और खुशीराम ने वो फाइल्स आम फाइल्स में रख दी। और आम फाइल्स में तो आपको मालूम है सर, चूहे आम घूमते हैं। एक तो अपने देश के चूहे बड़े अनएजुकेटेड हैं, वीआईपीज़ की फाइलों को पहचानते ही नहीं। सर हमें इन चूहों का भी कोई ना कोई परमानेंट इलाज करना चाहिए।